नमस्कार। आज मैं क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, के बारे में बताऊंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पहले। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई सन 1779, पेरिस में जो रहने वाले कॉमन लोग थे वो बदला चाहते थे, वो भी वहाँ के राजा से, क्योंकि उनको मोनार्कियल रूल से परेशानी थी। यह मोनार्कियल रूल किंग जो कहेगा वही सही है। इसमें मोनार्कियल रूल में सुना होगा आप लोगों ने, 8th में 7th में बताया गया। वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये था कि जो राजा कहता है वही प्रजा को मानना पड़ता है, तो उसमें यही था। तो सारे लोग इकट्ठा होकर फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टिले में जो है पहुँचे, यानी बास्टिले के अंदर एक फोर्ट्रेस नाम की जेल है, जहाँ पर किंग अगर किसी के सज़ा दी है तो उसको फोर्ट्रेस प्रिजन में बंद कर देते थे, और कैद होने के बाद वह किंग की परमिशन के बिना वो बाहर नहीं आ सकता। तो लोगों ने सबसे पहले इसी प्रिजन पर अटैक किया। लोगों ने वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर्स, जो जेल में कमांडिंग ऑफिसर्स और गार्ड्स जो होते हैं, को उनको मार दिया, और उसके बाद जितने भी उस प्रिजन यानी कैदी थे उन सबको बाहर निकाल दिया। तो पहला रिवेंज या वह उसका कंप्लीट हो गया। जो पहला रिवेंज था उनका, वो उनका कंप्लीट हो गया। कॉमन मैन यानी जो गुस्सा थे वह उस वक्त उनके प्रिजनर्स को बाहर निकाल कर और कमांडिंग ऑफिसर्स को मार कर निकाल दिया। उनको पहला रिवेंज क्या था कि कमांडिंग ऑफिसर्स को मारना और प्रिजनर्स को जो बंद हैं उसके अंदर, उनको बाहर निकालना, ये पहला रिवेंज था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सब हुआ क्यों लोग मोनार्कियल रूल्स से के खिलाफ थे, क्यों उन लोगों को लग रहा था कि हमें मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए, हमें किंग पसंद है। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो पहले हम किंग के बारे में जान लेते हैं, राजा ने क्या क्या किया था, उसका नाम क्या था। 1774 किंग का नाम लुइस 16, जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, और उसकी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से। और जब उसको यह राजकाज दिया गया तो संभालने के लिए वो 20 साल की उम्र में ही था। तो धीरे धीरे किंग को पता चला, यानी उस लुइस 16 को पता चला कि उनके एंसेस्टर्स ने यानी पूर्वजों ने सारा खजाना खाली कर दिया है, यानी जो भी उसके पास पैसा था सब खाली हो चुका है। तो उस वक्त यह रीज़न सामने आए कि क्यों खजाना खाली हो गया। कौन कौन से रीज़न्स थे जिससे उनका खजाना खाली हो गया। लॉन्ग टर्म वॉर, यानी उनके फादर या पूर्वजों ने वॉर लंबे समय तक खींचा था, इसलिए सारा पैसा वहाँ ख़त्म हो गया। यानी कि लड़ाई करते रहेंगे तो सैनिकों के लिए पैसा आया, किसी के लिए पैसा, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ में वॉर हुआ था, और उसमें किंग लुइस ने काफ़ी उन कॉलोनीज़ को जिताकर उनको अपना नाम दिया था, पैसा दिया था उनको काफ़ी सारा। तो उसमें कुछ पैसा खर्च हो गया। पैलेस ऑफ वेस्लेस पर खर्च हुआ। आप जानते हो कि पैलेस माने महल का खर्चा कितना होता है, उसमें भी खर्चा काफ़ी हुआ। 10% ऑफ लोन, यानी ज़मींदारों से उस किंग ने पैसा लिया, और ज़मींदारों ने ये कहा कि आपने जो पैसा लिया उस पर 10% ब्याज आपको देनी पड़ेगी।
इन्हीं रीजंस की वजह से लुईस 16 अपने टाइम पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। लुईस 16 राजा जो था, इन्हीं कारणों की वजह से अपने समय पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। अगला टॉपिक है स्टेट सिस्टम, ESTAT, स्टेट सिस्टम। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इनके फ्रांस में। फर्स्ट से सेलर्जरीज, सेकंड नोबिलिटीज़, थर्ड थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पीजेंट्स, लेबरर्स। पहले सेलर्जीज की बात करते हैं। सेलर्जीज वो थे जो चर्च में लोग होते हैं, जैसे प्राइस्ट हो गए और पूप हो गए, ये सब। और इनको फर्स्ट स्टेज कहा जाता था, स्टेट का कहा जाता था। नोबिलिटीज़ इन्हें सेकंड स्टेट कहा जाता था। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं थी और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती थीं। और थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स भरना पड़ता था। 90% ऑफ पॉपुलेशन, यानी 90% पॉपुलेशन वह थर्ड स्टेट वाले लोगों का था। यानी किसी कंट्री में मान लो कि 100% पॉपुलेशन में से 90% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट के लोगों की थी, और 10% वो प्राइस्ट और वो क्या सॉरी सेलर्जीज और नोबिलिटीज़ के अंदर आते थे। परंतु 60% ऑफ लेबरर्स, उसमें से भी 90% में से भी 60% जो लैंड ओनर्स थे जो थे वो सेलर्जीज और नोबिलिटीज़ थे। यानी उस 100% में से 60% लोग ऐसे थे कि जो कि सेलर्जीज थे और नोबिलिटीज़, उनके पास ज़मीन थी खुद की। 40% लोग क्या थे, बेकार थे, उनका ज़मीन नहीं थी। तो तब थर्ड स्टेट वालों में 40% लोग लैंड ओनर्स ही रह गए, और लेबरर्स और पीजेंट्स के पास तो ज़मीन ही नहीं थी, या लैंड ही नहीं थी, भूमि नहीं थी। कमाने के लिए तब ज़मीन ही नहीं थी कमाने के लिए, तो कैसे टैक्स भरें? वो सामने समस्या एक आती थी कि हमारे पास कमाने के लिए ज़मीन ही नहीं है, तो हम टैक्स कैसे भरा जाए? तो आपको पता है कि राजा पैसे लेता है अपने जहाँ पर टैक्स, ये यानी कर। टैक्स सिस्टम के बारे में जानते हैं, टैक्स सिस्टम क्या होता है। उस समय के टैक्स सिस्टम जो थे वो 2 प्रकार के टैक्स सिस्टम थे, 2 टैक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टैक्स जो था उसका नाम था तिथि, जो चर्च में लिया जाता था। पहला कर जो था उसका नाम था तिथि, जो चर्च में लिया जाता था। चर्च में रिलीजियस पॉलिसीज़ चलाई जाती थी, और चर्च जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटर था लोगों की लाइफ का। लोग प्रे करने जाते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट सेंटर थे, और लोग वहाँ पर पैसा दे भी दिया करते टैक्स के रूप में। तो किंग से ही बड़ा अगर देखा जाए तो चर्च हुआ करता था, भगवान तो भगवान ही होता, इसलिए लोग इस टैक्स को भरा करते थे, जिससे तिथि कहा गया है। सेकंड टैक्स था, ये नया टैक्स था जो किंग को देना पड़ता था। इसी टैक्स में सॉल्ट और टैबेको भी इंक्लूड था। जो टैक्स सीधे किंग को देना पड़ता था, और सॉल्ट और टैबेको की जो होता था वो भी सब इंक्लूड था इस टैक्स के अंदर। और इन टैक्स की बात जब लोगों को समझ में आने लगा तो कि हमारे पास लैंड ही नहीं है, तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, और हम कैसे दें किंग को पैसा? और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के तो कभी पैसा भरते ही नहीं है, और किंग हमसे पैसा मांगे जा रहा है। यानी उनके लोगों को दिमाग में आया, थर्ड स्टेट के लोगों के, कि हम तो पैसा भरते जा रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, सेलर्जीस और जो हैं, उनको पैसा भरना ही नहीं पड़ा टैक्स के रूप में। तो पॉपुलेशन की बात करते हैं। 1715 में, यानी 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और धीरे धीरे 1789 में पॉपुलेशन हो गई
28 मिलियन। तो जैसे साल बढ़ते गए और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खिलाने भी पड़ेगा, सबको काम भी देना पड़ेगा। तो जब धीरे धीरे जब लोग बड़े हो रहे थे तो उनका एजुकेशन, रहना, बेसिक नेसेसिटी तो फुलफ़िल करनी ही पड़ेंगी। तो कहाँ से आएगा यह सब पैसा कहाँ से आएगा? तो इस कंडीशन में जो पैसे वाले लोग थे वो और ज़्यादा पैसे वाले हो गए, और गरीब लोग थे वो और गरीब बन गए। भाई अब पैसा लेके आ रहा है गरीब व्यक्ति अगर पैसे वाले से, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसे ब्याज चढ़ जाएगा, और पैसे वाला बनता चला जाएगा, और गरीब ब्याज कहीं दबता हुआ चला जाएगा। क्यों? गरीब लोगों के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, और अगर कमा भी लेते थे तो टैक्स भी भरना पड़ता था। गरीब व्यक्ति जो थे उनके पास कमाने का ज़रिया तो था नहीं, और कमा भी लेते थे तो टैक्स भरना पड़ता था। तो इसलिए सब्सटेंशियल क्राइसिस डेवलप हो जाती हैं, यानी कि ठोस संकट उत्पन्न हो जाता है। तो लोगों ने सोचा कि चुप बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो कॉमन लोगों ने रिवोल्ट करना चालू किया कि हम अकेले ही टैक्स को नहीं भरेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को भी भरवाओ। किंग से कॉमन पीपल और थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा, और रिवोल्ट करने लगे। और रिवोल्ट धीरे धीरे ठप होता जा रहा था। सब लोग सप्रेस कर रहे थे, धीरे धीरे छोड़ते हुए चले जा रहे थे इस रिवोल्ट को, और कोई मानता ही नहीं था उनकी बात को। कोई कहता भी था रुक जाओ यार, अगर रिवोल्ट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, पर कोई बात मानता नहीं था। तो जब धीरे धीरे इनके रिवोल्ट बंद होने लगे तो 3 फिलोसफर्स ने आवाज़ उठाई। 3 फिलोसफर्स के नाम थे जॉन लॉक, राउजियो और मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी है जो है द ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, और मॉन्टेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। यह 3 फिलोसफर्स क्या करते थे कि जब इन्होंने देखा कि यह लोग रिवोल्ट तो कर रहे हैं पर किंग तक उनकी बात पहुंचाने वाला कोई नहीं है और एक्शन भी नहीं ले रहा है, तो यह लोगों को सामने जाकर उनको समझाते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यानी उनके पास जाते थे और समझाते थे तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यह फिलोसफर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उन कॉमन मैन की लाइफ में, जिनका माइंड सेट करने के लिए कि अब आपको आगे क्या करना है रिवोल्ट में, और यह मोनार्कियल रूल हटाने के लिए। तो जॉन लॉक ने जब अपनी बुक ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट लिखी तो उन्होंने मोनार्कियल रूल को हटा के एक डेमोक्रेटिक रूल लाने की बात कही। तो तब लोगों ने उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद लोगों को लगा अब हमें एक डेमोक्रेटिक रूल लाना चाहिए, जो एक नया कॉन्सेप्ट है और इसकी डेमोक्रेटिक रूल में हमारी बात सुनी जाएगी और किंग की, राजा की बात नहीं सुनी जाएगी, और हमें हर बार किंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी एक बुक स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में बताया कि हमारा जो लॉ है वो किस तरह डिवाइड होना चाहिए। पहले बताया लेजिस्लेचर, सेकंड बताया एग्जीक्यूटिव, और थर्ड बताया जुडिशरी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि अगर पावर इन तीनों में इक्वली डिवाइड किया जाए तो लोगों की जो एक्सेप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल से सब मिल जाएगा।
तो इस तरह से इन तीनों फ़िलासफ़र मेहनत करते थे लोगों को बताने के लिए कि आपको क्या करना है। तो इन तीनों फ़िलासफ़र्स ने लोगों को यह सिखाया कि आपको मोनार्कियल रूल नहीं चाहिए। हमेशा एक राइट जो सिटीजन के पास होना चाहिए वो हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। सिर्फ आप ही टैक्स क्यों भरोगे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट क्यों नहीं भरेगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों और इन्हें प्रोटेस्ट कैसे करना है इस बारे में इन तीनों फ़िलासफ़र्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था उनकी लाइफ में। अगला टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कारण क्या था रिवॉल्यूशन का। फर्स्ट था इंक्रीज ऑफ टैक्स, है ना, मतलब कर में वृद्धि, यानी 2 टैक्स तो पहले मैंने आपको बताए हैं, 2 टैक्स तो थे ही पहले और तीसरा टैक्स और लगा दिया। पहला टैक्स कौन सा था, तिथि, और सेकंड टैक्स जो किंग को देना पड़ता था जिसमें सॉल्ट और टबैको इंक्लूड था। और जैसे ही तीसरा टैक्स ऐड किया तो उस वक्त एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग क्यों बुलाई गई उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि लुई 16 ने अपने टाइम पर एक भी एस्टेट मीटिंग नहीं बुलाई थी, यानी लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। उसके बाद 5 मई 1789 में न्यू मीटिंग हुई जब लुई 16 थ्रोन हो गए में आया। इस मीटिंग में 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट और सेकंड स्टेट से आते हैं और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते हैं। थर्ड स्टेट वही लोग आते हैं जो नॉलेज रखते हैं, जो लर्न पर्सन हैं, जो एजुकेशन ले चुके हैं। और फार्मर्स, पीजेंट्स, वुमेन्स को इस मीटिंग में आने की परमिशन नहीं दी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो लेटर्स थे ना, जो अपने राजा को बताना चाहते थे अपनी समस्याओं को, तो उन थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, अपने जो 600 रिप्रेजेंटेटिव दिए थे उनको लेटर्स दिए। तो लगभग 40,000 लेटर्स कॉमन पीपल के 600 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए थे थर्ड स्टेट के, यानी उस मीटिंग के अंदर। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रो में बैठे हुए थे मीटिंग में, जबकि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे, यानी भेदभाव किया जा रहा था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो बैठे हुए थे चेयर्स पर, परंतु थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो गोला बना के बेचारे खड़े हुए थे। तो जैसे ही ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो लुई 16 ने थर्ड टैक्स के बारे में बताया कि और कहा कि हमारे रेवेन्यू में कोई पैसा नहीं बचा है, तो टैक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो थर्ड एस्टेट वालों के लिए ही इंक्रीज़ होगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि फर्स्ट और सेकंड के लिए नहीं है, ये खाली थर्ड स्टेट वालों के लिए टैक्स ये थर्ड जो लगाया जा रहा है वो थर्ड टैक्स जो है वो खाली थर्ड स्टेट वालों के लिए ही है। यह सुनकर 600 रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बात रखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बात रखने ही नहीं दी गई। और जब उन्होंने अपनी बात रखने ही नहीं दी गई तो उनके दिमाग में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अप्लाई करने की बात आई। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या था कि एक आदमी के पास एक वोट होना चाहिए और आप वो वोट ले नहीं सकते किसी से, यानी कि आप वोट करा लीजिए कौन कौन सहमत है इन चीज़ों में, कौन कौन सहमत नहीं है, और वोट किसी से खरीद नहीं सकते आप। इसमें मीटिंग में कहा उन्होंने। तो राजा ने यह प्रिंसिपल मानने से इनकार कर दिया। राजा ने लुई 16 ने मना कर दिया। तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग से चले गए। जब उन्होंने देख लिया था कि हमारा राजा फर्स्ट और सेकंड स्टेट की बात मानने वाला है, तो हमारे
हमारा तो यहाँ रहना ही बेकार है या खड़ा होना ही बेकार है, मतलब ही नहीं है। तो वो वहाँ से चले गए और इन्होंने किंग का को यह एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हम यह टैक्स नहीं भरेंगे, और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही किया उन्होंने। 20 जून को वह वर्सलेस के ग्राउंड में जाकर जमा हो गए। जो रिप्रेजेंटेटिव 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पर जमा हो गए उस ग्राउंड के अंदर जाके, और उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। तो उन्होंने सारा अनाज ख़राब हो गया था। अनाज ख़राब हो गया तो टैक्स कैसे भरते, और यह अफवाह और उड़ा दी किसी ने कि लॉर्ड मेनोर आ रहा है फ्रांस में और वह सारी राइस की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो लोग जो थे उनका गुस्सा और भड़क गया, आउटब्रेक हो गया, और फार्मर्स, पीजेंट्स, लेबर्स, नोबिलिटीज़ के घर में भागे। नोबिलिटीज़ जो थे उनके घर में भागे और उनकी प्रॉपर्टीज़ सील कर दी, मतलब खुद उसमें जाकर बैठ गए। जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो सब जला दिए, और नोबिलिटीज़ उनके गुस्से को देखकर नेबरिंग कंट्रीज़ में जाकर रहने लगे, यानी फ्रांस से नोबिलिटीज़ भाग गए। तो एक एक्ट पास हुआ उसके बाद, ये सब देखने के बाद राजा लुइस को 16 को लगा कि अब तो बहुत सिचुएशन अनकंट्रोल होती चली जाएगी। तो उसने एक एक्ट पास किया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को भी यह टैक्स लागू होगा, यानी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को पहले लागू नहीं था, तो उसने लागू किया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को भी लागू, ये जो टैक्स होगा ये लागू करना ही पड़ेगा और उनको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। और चर्च वाला टैक्स यानी तिथि को बंद कर दिया जाए, चर्च में टैक्स लिया जाता था उसको बंद कर दिया जाए। और 1791 में एक ड्राफ्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यह था कि 25 साल के ऊपर का पुरुष जो अपनी इनकम का 3 गुना टैक्स जमा करता है तो वह वोट करने के लिए एलिजिबल होगा। 25 साल से उम्र का व्यक्ति अगर अपनी इनकम का 3 गुना टैक्स जमा करता है तो ही उसको अधिकार दिया जाएगा वोट देने का। और मेंस को ही अधिकार दिया गया था, वुमेन्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी गई, वुमेन्स ने काफ़ी प्रयत्न किया इस चीज़ के लिए, यानी कि अब क्या हुआ, वॉर छिड़ गया। वॉर छिड़ने मेंस तो चले गए थे, मेन जो थे वहाँ चले गए थे वॉर में, और बेचारे उनके पत्नियाँ बच्चे रह गए थे, पत्नियाँ रह गई थी, माँ बाप रह गए थे, बूढ़े माँ बाप जो थे। तो जो महिलाएं थीं उन्होंने बहुत सहयोग किया, लगभग 100 साल तक काफ़ी सहयोग किया उन्होंने। रिवोल्ट में साथ रहीं, काम भी करने जाती थीं और घर में भी काम करती थी। काफ़ी सारे उनको स्लेवरी थी, स्लेवरी को अबॉलिश करवाया उन्होंने, और एक नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई। और उसका डिसीजन लुइस 16 ने ही लिया था, बट वो लुइस 16 जो था ना वो खुश नहीं था डिसीजन से, इसलिए वो वार के युद्ध करने के लिए चला गया था। मतलब युद्ध में दूसरे कंट्री के राजा के पास चला गया था और सोचा था कि मैं अपने राज्य में दोबारा आऊँगा, इसके साथ में राजा के साथ में मिलकर और अपनी प्रजा को दबा लूँगा दोबारा से, और फिर जैसा मैं कहूँगा मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी सारे लड़ाइयाँ हुई ऑजीज़ और फ्रांस के बीच में, काफ़ी लोग आए, लड़ाई की, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सहयोग किया गया महिलाओं के द्वारा भी। तो लास्ट टॉपिक है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट। नो सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोग कोई भी आर्टिकल दे सकते थे, यानी कि पहले क्या था उनके इसमें मतलब कोई भी अखबार में निकालने से पहले कुछ भी तो राजा को दिखाना पड़ता था। राजा अगर अनुमति देता था तो ही वो प्रेस मतलब उसमें छापा जाता था। तो प्रेस को आज़ादी दे दी गई कि वो किसी से नहीं पूछेगी, वो स्वतंत्र है। अगर या फिर कोई नागरिक है वो भी अपना कोई आर्टिकल लिखवाना चाहता है या सोसाइटी के बारे में बताना चाहता है तो वो भी उसके बारे में बता सकता है।
और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को सुना होगा कि टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय के बारे में बात बहुत सुना होगा, जो इंडिया की थे, सुना है ना। तो इन लोगों ने फ्रांस से सीखने की टेक्निक लोगों को बताई। फ्रांस ने क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल महिलाओं ने, पुरुषों ने क्या क्या राइट्स के बारे में बताया, क्या क्या राइट्स कम थे, उन राइट्स कैसे कैसे लेके आए, उसके बारे में बताया राजा राम मोहन रॉय। और उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने बताया कि हमारे देश में और जो फ्रांस के देश थे उनमें कैसे कैसे कमियां थी, वो कैसे उन्होंने अपने आप हैंडल की, राजा शासन कैसे ख़त्म किया। टीपू सुल्तान ने ही मदद की काफ़ी इस चीज़ के अंदर, हमारे देश को आज़ादी मतलब आज़ाद के लिए पहले बताया था इस चीज़ के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और जो भी परेशानी आपकी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगा। घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।